अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्या है, कहाँ से हुआ, कहाँ से आया, क्यों उड़ गया। इस चीज़ को दो चीज़ों के हिसाब से हम मानते हैं। एक जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, ये लोग क्या मानते हैं, क्योंकि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ ऑल इंडिया में, तब जाके जो हुकूमत थी वो ब्रिटिशर्स उनकी थी। ब्रिटिशर्स इस चीज़ को मानते थे मुतनी ऑफ स्पॉयर्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे ये मानते थे जो हिंदुस्तान के कुछ लोग सिपाही थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जो आज के हमारी जैसा हमारा हिंदुस्तान है JNK के एम्प्लॉय है, उसी तरह ये भी थे। ये लोग मानते थे नहीं, ये एक फॉल्ट है किन का, हमारी सिक्योरिटी रीजन का फॉल्ट है, सिक्योरिटी में कुछ तनाव हुआ है, यही मानते थे ब्रिटिशर्स, बस इतना ही फॉल्ट है। लेकिन जो इंडियन क्या मानते थे उस वक्त, इंडियंस ये नहीं मानते थे। इंडियंस जो थे वो क्या मानते थे, वो मानते थे इस चीज को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या मानते थे? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कितनी फर्क है, सुनो। वो मानते थे ब्रिटिशर्स इस चीज को, ये है अपनी सिक्योरिटी का रीजन, बट जो इंडियंस ये लोग मानते थे नहीं, ये है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दो हिस्सों में 1857 बंट गया दो हिस्सों में, क्योंकि हर किसी की व्यू जो है वो डिफरेंट होती है। इनकी व्यू ये होती कि ये इंडियन ये समझते थे। फिर क्या हुआ, स्प्रीड ऑफ मोतनी, ये स्प्रीड जो है स्प्रीड फैला, अब ये फैल गया, जो ये बगावत थी ये अब फैलने लगी। जिस चीज को हम मेंशन करते स्प्रीड ऑफ मुतनी एंड रिवोल्ट 1857। अब ये जानना बहुत जरूरी है, अगर ये मसला उड़ गया, अगर बगावत हुई 1857 में, ब्रिटिशर्स मानते हैं ये सिपाहियों का मसला है, इंडियंस मानते हैं ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, बट अब देखना है स्प्रीड कैसा हुआ, ये कहाँ फैल गया, कितना फैल गया। ये उस टाइम इतना ज्यादा फैल गया, जैसा आग किसी चीज पे हम लगाते तो वो कितना तेज फैलता है, एज पेट्रोल जब हम उस पर डालते इतना तेज ये फैल गया। कब हुआ ये, अब ये जानना। 29 मार्च 1857, ये इस डेट में हुआ। याद रखना है, जिस चीज को मैं एनसर्कल कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 29 मार्च 1857 में ये हुआ। सिपाही जो थे, जो यहाँ के जो ये सिपाही थे, जो ये स्पाइज थे, ये कहाँ पे थे उस वक्त? बैरकपुर। हाँ, बैरकपुर एक प्लेस है वहां पे, बैरकपुर। कहाँ पे? बैरकपुर, ये नियरेस्ट प्लेस कलकत्ता की थी, बैरकपुर। वहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिफ्यूज्ड किया टू यूज ऑफ, दो चीजों के हिसाब से ये चीज आया। जो अंग्रेजों ने जो गोली थी उस वक्त, जैसे उन्होंने एक नई गोली बनाई थी, उस पर एक कवर लगा हुआ था जिसको हम कार्ट्रिज बोलते थे। अब उसमें दो चीज का कवर था, एक जो था वो था एक था ग्रेसेड, और जो दूसरा वो था ये ग्रीसिड कॉटरेज थे। हाँ, कॉटरेज मतलब दो चीज, एक तो गाय का चरब था और दूसरा पिग।
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ा हुई। वो क्या प्रॉब्लम थी? वो ये थी क्योंकि जो सिपाही थी, जो एम्प्लॉय थे, एज सिक्योरिटी फोर्स में काम कर रहे थे, वो इंडियन के थे। उसमें ब्राह्मण्स भी थे, उसमें इंडिया के मुस्लिम भी थे और नॉन मुस्लिम भी थे। यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब यहाँ पे इसका खाल लगा था, चमड़ी कहाँ किसकी? एक तो काऊ की लगी थी और दूसरी जो पिग जो है वो मुस्लिमों के लिए, मतलब इसको नहीं मानते, मुस्लिम मानते नहीं, हम नहीं खाते ये, और वो काऊ को मना कर रहे हैं। इस वजह से जब गोली इनको अपने मुंह में लेकर फिर इसका कवर काटना पड़ता था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी उस वक्त। तब जाके ये रिवोल्ट उठी। इन सिपाहियों ने, बरकपुर के जो सिपाही थे, इन्होंने कहा नहीं, हम इस चीज को स्ट्राइक कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे ये चीज। अब देखना, ये सिपाही जो थे वो कहाँ, किस रेजिमेंट के साथ थे? वो थे उस वक्त 34th नेटिव इन्फेंट्री। 34th याद रखना, इन्फेंट्री रेजिमेंट, 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे ये सिपाही। तो फिर क्या हुआ, इनके साथ जो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी उस वक्त, जिसका नाम मंगल पांडे, मंगल पांडे, क्या नाम? मंगल पांडे, याद रखना। जो ये मंगल पांडे था, ये एक सिपाही था, मंगल पांडे। इसने इस चीज को मना किया, हमारे लिए ठीक नहीं है। मानो कि इसने एक जंग किया, किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्सों के खिलाफ एक जंग उठाया। क्योंकि जब इसने मना किया, एक फौजी जब मना करता है किसी चीज को, तो तब जाके एक जंग ही पैदा होता है वहां पे। इसने एक अटैक की, इसने एक अटैक लगाई, एक अटैक की उस वक्त जब ये मसला आया। इसने दो ब्रिटिश अफसरों को, जो अफसर्स थे ब्रिटिश में, 2 अफसर्स ब्रिटिश, इसने उनको किल किया, मार डाला, 2 ब्रिटिश अफसर्स को। उस वक्त जब गवर्नमेंट ने ये सुना, हमारा मंगल पांडे, इसने अटैक करके 2 ब्रिटिश अफसरों को मार कर गिराया, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको सस्पेंड किया, डिसमिस, जिसको हम कहते हैं डिसमिस फ्रॉम सर्विस। और इनके साथ इस रेजिमेंट में जितने सिपाही इस गलती में पकड़ गए, उनको पनिशमेंट दिया गया। उस वक्त का पनिशमेंट, उनको सजा, जेल काटना पड़ा। तो फिर क्या हुआ? फिर उसी वक्त, ये कब हुआ याद रखना, 29 मार्च। फिर 9 मई 1857 में और एक आफत आई। वो क्या थी? वो आफत, वो थी मेरठ में। मेरठ याद रखना, मेरठ। जो मेरठ में 85 सिपाही थे। कितने? 85 सिपाहीज। उन्होंने भी बगावत की। सेम एज वेल केस, जिस तरह यहाँ पे मंगल पांडे इन सिपाहियों ने किया, इन्होंने भी इस चीज को मना किया। 85 सिपाही थे, इन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए ये ठीक नहीं है। ये कहा, ये 3rd रेजिमेंट के थे, ये 3rd रेजिमेंट के साथ थे। कहाँ? कैवलरी रेजिमेंट के थे ये। तो इन्होंने भी मना किया। ये अपोजिशन हो गई इस चीज को, कॉर्टरेज ग्रेसेट का अपोजिट हो गए। इन्होंने सोचा कि नहीं, हमारे लिए जब ये ठीक नहीं है, यहाँ पे तो मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, क्योंकि जो वहाँ का जो गोली का कवर लगा था, उस पे जो काऊ का ये खाल और पिग का खाल था उस वक्त, इसलिए इस चीज पे ये बगावत हुई। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, वो क्या है? किसने फर्स्ट 1857 की बगावत जो है, किसने इस चीज को फर्स्ट में उठाया? पहले किसने उठाया? सीधी सी बात, पहले मंगल पांडे ने उठाया। ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि मंगल पांडे ने 1857 की बगावत, पहली बगावत इसी ने की, 1857। और 34th रेजिमेंट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ ये ताल्लुक रखता था, वहां पे भर्ती हुआ था। इसने अटैक करके 2 अफसरों को मार गिराया, फिर उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया और बाकी जितने लोग थे उनको जेल में भेजा गया। फिर 9 मई 1857 में मेरठ में 85 सिपाहियों ने इस चीज को
اس چیز پہ نعرے بازی کی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے اس چیز کو واپس کرو. تو پھر ان کو کیا ہو گیا جب ان کو لگا منگل پانڈے کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا 10 مئی 1857. یاد رکھنا ڈیٹ کو مینشن میں کر رہا ہوں ریڈ سے یاد رکھنا 10 مئی 1857 اس ڈیٹ میں جتنے بھی میرٹھ کے سپاہی تھے 85 جتنے بھی میرٹھ کے سپاہی تھے آلموسٹ سارے سپاہی جتنے بھی سپاہی تھے سپاہیز انہوں نے میدان میں آ کر کھلے عام فائرنگ کر کے بہت سارے انگریزوں کے برٹشروں کے افسروں کو مار گرایا اور وہاں سے چل پڑے اپنے ساتھ جتنے قیدی تھے ان کو انہوں نے واپس لیا گیا قیدوں سے آزاد کرایا اپنے ان سپاہیوں کو. پھر وہاں سے یہ سیدھے مارچ کر کے کدھر دہلی کی طرف گئے. یاد رکھنا دہلی کی طرف یہ چل پسے سارے. انہوں نے کہا نہیں ہم اب یہاں نہیں رہیں گے سارے قیدیوں کو وہاں سے اپنے ساتھ لے کر پھر دہلی میں چلے گئے. یاد رکھنا 10 مئی 1857 جب یہ لوگ دہلی کی طرف چلے گئے تو پھر ان کو ایک افسر کی ضرورت تھی کیونکہ جب یہ دہلی گئے دہلی میں انہوں نے پورا قبضہ جمایا تھا. اس وقت پورا قبضہ انہوں نے دہلی میں کیا. ایک افسر کی ضرورت تھی ان کو سوری یو نو دیٹ افسر نہیں ایک ایز اے لیڈر ٹیم لیڈر ہونا چاہیے. تو اس ٹیم لیڈر کی سخت ضرورت تھی ان کو. پھر انہوں نے کیا کہا انہوں نے بہادر شاہ ظفر جو بہادر شاہ ظفر تھا بہادر شاہ ظفر سیکنڈ یاد رکھنا بہادر شاہ ظفر سیکنڈ اس کو انہوں نے پھر ایز اے ٹیم ایک ٹیم کا سربراہ رکھا اور اس کو ایک لقب بھی دیا گیا تھا اس وقت شہنشاہ ہندوستان. یاد رکھنا اس کو لقب بھی ملا. انہوں نے سپاہیوں نے کہا کہ شہنشاہ ہندوستان اور امپیرر آف انڈیا بھی اس کو لقب ملا اس وقت. پھر اس وقت انہوں نے ایک نعرہ ایک سولیجن دیا ایک نعرہ جس کو ہم بولتے ہیں مارچ ٹو دہلی. اب ان کو کس چیز کی طرف جانا تھا دہلی کی طرف جانا تھا. اب یہ سارے انہوں نے یہ نعرہ لگایا مارچ ٹو دہلی آل دہلی کورس. ہر کوئی جو دہلی کی ساری دہلی تھی ان ریبلین یہ جو بھاگے ہوئے سپاہی تھے انہوں نے ساری دہلی کو اپنے ہاتھ میں لیا پورے دہلی پہ قبضہ کیا. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دہلی تھی یہ ایک بہت بڑی دہلی کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھی. یہ دہلی کا لاس ہونا یہ بہت ہی بڑا مشکل تھا کیونکہ دہلی جو ہے اس چیز کو اگر آپ لوگوں نے اتارا تو اتارے. اب میں تھوڑا سا یہاں پہ رف کروں. جو یہ دہلی تھی دہلی ایک بہت بڑی برٹشرسوں کے لیے مطلب ایک خزانہ تھا. جب دہلی چلے گئی ان کے ہاتھوں سے تو بہت ہی بڑی آفت آ گئی. انہوں نے کہا دہلی تو اب چلے گئی. پھر ساری حکومت کن کی تھی سپاہیوں کی تھی جو ریبلینز تھے ریبلین سپاہیز. انہوں نے دہلی پہ قبضہ جمایا. پھر کیا ہوا اس وجہ سے جب کور تھی دہلی جب کور تھی کن کی ریبلین سپاہیز. یہ خبر پورے ہندوستان میں پھیل گئی. تو پھر کیا ہوا ہر کسی ہندوستان بہت ساری آؤٹ بریک ہوا اس چیز کو پھیلنے. جب سبھی نے سنا تو پھر کہاں پہ یہ مسئلہ اٹھ گیا کہاں پہ یہ نعرے بازی ہوگی. فیروز پور میں ہوا پہلی بار. علی گڑھ میں ہوا ٹھیک ہے. تو شاہن پور میں ہوا. اسی طرح ایٹسٹرا اور یو پی میں بھی ہوا بہت جگہ ہوا. یہ مسئلہ جب اٹھ گیا یہ بہت جگہوں پہ اٹھا. یہ اتنا تیز پھیلنے لگا جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا آگ جتنا تیز پھیل رہا ہے نا اتنا پھیل گیا.
ये उतना फैल गया। हाँ, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अब तो सारी हर किसी स्टेट में ये आग फैलने लगा। अब रही बात दूसरी, वो क्या थी? अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर ये मसला उठा, ये बगावत इतनी तेज फैल गई, थोड़ा सा रफ मुझे यहाँ पे करना है, अगर आप लोगों ने नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ खास पॉइंट्स को आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ जो हमेशा JK SSB वाले कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है। जितना मुझे अच्छा लगा मटेरियल उतना मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब जो दूसरी बात थी वो थी इमीडिएट रीजन। इमीडिएट रीजन of revolt, immediate reason of revolt 1857। अब ये देखना है कि रीजन क्या था, किस वजह से मसला जब उठा। जब भी कोई मसला होता है, जब भी आपस में दोनों पार्टियों को आपस में जुड़ा होता है, हम जब उस चीज के लिए कोई फैसले के लिए जाता है, हम इस चीज में देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या बात है। उसमें कोई ना कोई मसला जरूर होता है, जिस मसले पे बात उठती है, फिर उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स पैदा होता है। वही इमीडिएट रीजन ऑफ रिवोल्ट 1857 क्या है? वो ये है एनफील्ड राइफल। याद रखना, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल ये क्या था? ये वही था जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया, कॉर्टरेज। ये वही कॉर्टरेज है जो कॉर्टरेज हैज टू बी बीटन ऑफ बिफोर लोडिंग इनटू द गन। गन को चलाने, गोली डालने से पहले इस कॉर्टरेज को पहले अपने मुंह में दांतों से तोड़ना पड़ रहा था, बाद में रिलोड करके अपनी काम होती थी। यही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इसमें दो किस्म की मिलावट होती थी उस वक्त। एक तो आप लोगों ने काऊ, दूसरी तो पिग। पिग तो मुस्लिमों के लिए मना है, काऊ तो हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम, जैसे हम हिंदू बोलते हैं, हिंदू के लिए मना है। तो अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी वजह से यही बुनियादी मसला है जहां से हमारी 1857 का मसला उठा। ये इतनी बड़ी बगावत इसी बुनियाद पे हुई है। फिर क्या है? फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई मुस्लिम्स, ये तो पता है प्रॉब्लम तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई। अब कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, अब सिपाही भाग गए, अब उन्होंने कब्जा भी जमाया दिल्ली में। दिस वाज द, जिसको हम कहते हैं फुलिश फाइट। याद रखना, फ्लैश फाइट जिसको हम बोलते हैं, ये एक फ्लैश पॉइंट था। टू किस चीज का? टू encourage the soldiers, the soldiers against Britishers। याद रखना, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये एक, जिसको हम बोलते हैं ना, एक फ्लैश पॉइंट, आई मीन बेसिक टर्निंग पॉइंट, जहां से पैदा हुआ। देखो 1857 से आप लोग सब लोग जानते हैं, यहाँ से इतनी बड़ी बगावत पैदा हुई, फिर ये इतनी फैल गई। मतलब हम इस चीज को बोलते हैं, फिर जो 1947 तक जो आजादी का मसला, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ। दिस इज द मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन अब आएगा कि इमीडिएट रीजन कौन सा है 1857 का, आप लोग तो सीधा मार्क करके आओगे, ये तो हमने तो पढ़ा है, ये क्या बात है, एनफील्ड राइफल। याद रखना। और फिर क्या है? कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 18, ये मसला है जो हम आपको हमें पढ़ना है, कॉजेज। अब हमें पढ़ना है कॉजेज ऑफ, शॉर्ट में लिखूंगा, कॉज ऑफ रिवोल्ट 1857। सुनो, अब ये जो इमीडिएट थे, अब हमें कॉज पढ़ने हैं।
सर्दी की वजह से शायद पेन भी बैठने लगा, चलो कोई बात नहीं। 1857 बहुत सारी कॉजेज थे, लेकिन कुछ कॉज को मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, ठीक है। वो कौन कौन सा कॉज था? एक तो जानते सभी रिलीजियस, जो रिलीजियस काज था, रिलीजियस एंड सोशल काज। ये जो काज था रिलीजियस एंड सोशल काज इंडिया में, देखो ये क्या था, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ हुकूमत जमाई, ब्रिटिशर्स का एक मसला ये था, जो ब्रिटिशर्स थे वो हर मसले में इंटरफेयर कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। यानी कि जो भी मसला था, जो कल्चर इंडिया का अपना कल्चर था, अपने कुछ उसूल थे, उन सारी कल्चर्स में इंटरफेयर कौन कर रहा था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। सुनो क्या हुआ यहाँ पे, एक सिस्टम चल रहा था हिंदुस्तान में, जिसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सतिया सिस्टम, ठीक है। जो ये सतिया सिस्टम चल रहा था उस वक्त, मतलब ये कि अगर किसी का हस्बैंड डेथ उसकी होगी, उसकी वाइफ को जलना पड़ रहा था उसके साथ। ये दोनों में से एक की डेथ होगी तो एक को जलना था जिंदा उसके साथ। अब ये मसला जब ब्रिटिशर्स ने यहां देखा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एबलिश किया इस चीज को। क्या किया? खत्म किया, एबोलिश किया इस चीज को, इन्होंने एबोलिश किया। इन्होंने कहा नहीं, ये सिस्टम अब नहीं चलेगा, इसको क्रॉस मारो, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, एक को मरना है तो दूसरा भी उसके साथ नहीं। इस चीज को इन्होंने खत्म किया। कब खत्म किया? 1829, याद रखा, 1829 में खत्म किया। किसने किया? सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा विलियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विलियम बेंटिक, याद रखना, विलियम बेंटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जेके एसएसबी से हो सकता है क्वेश्चन, हो सकता है। सतिया सिस्टम खत्म किसने किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कब किया? 1829। किसने किया? विलियम बेंटिक। जब ये मसला इन्होंने ये खत्म करने की कोशिश की, ये लॉ को क्रॉस किया, पास किया, तो फिर इंडिया को पूरा लगा नहीं, अब हमारे कल्चर पे इन्होंने बहुत इंटरफेयर किया, ये हमारे कल्चर को खत्म करेंगे यहाँ। इंडिया को ये पता चला तो फिर दूसरी आफत, इंडिया बिलीव्स, इनको यकीन अब हो गया कि नहीं, हमारी ब्रिटिशर जो है ये पूरा कल्चर को हमारे को यहाँ पे डिस्ट्रॉयड करेंगे। तो फिर और एक आफत आ गई। क्या आ गई आफत? वो तो मैं आपको बताऊंगा। अगेन ब्रिटिश वालों ने फिर पास किया एक रूल, ब्रिटिशर्स ने फिर पास किया रूल, एक रूल को फिर पास किया। वो रूल क्या था? वो था विडो रिमैरेज। देखो, जो ये रे सभी जानते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता है कि जो विडो रिमैरेज, इनको पता है विडो रिमैरेज। हिंदूज, इंडिया में ऐसे भी कुछ धर्म थे जहां पे हिंदूज पहले अगर किसी एक लड़की की, एक खातून का शौहर वहां इस दुनिया से चल बसा, तो फिर वो दूसरा शौहर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम थी। जब ब्रिटिशर्स को पता चला इतना बड़ा यहाँ पे हो रहा है, ये ठीक नहीं है, तो इन्होंने इस चीज को भी इस रिमैरेज एक्ट इन्होंने लाया। नहीं, अब कर सकती है, जो भी है, कुछ भी हो जाए, दोनों में से किसी की, चाहे उसकी वाइफ या हस्बैंड की डेथ होगी, वाइफ की डेथ होगी तो दूसरा हस्बैंड की डेथ होगी, मतलब अब रिमैरेज, इसलिए उन्होंने रिमैरेज लगाया यहाँ पे, अब दोबारा शादी कर सकती है। और ये कब हुआ? 1856, याद रखना, मैं डेट लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1856 में ये हुआ, ये एक्ट पास। किसने किया? लॉर्ड दुल्हा, याद रखना, सॉरी, लॉर्ड दुल्हास, ठीक है, ये इसी ने किया 1856 में। यहाँ पे जो मैंने भी बताया ना, यहाँ पे 1829, यहाँ पे किसने किया? विलियम बेंटिक। यहाँ पे 1856 में किसने किया? लॉर्ड दुल्हास ने किया इस एक्ट को पास। फिर और एक आफत आ गई, जब ये भी हिंदुस्तान को पता चला, अरे यार ये लोग हमारे कल्चर से खेल रहे हैं, तो फिर और एक आफत आ गई। वो क्या थी? वो थी एजुकेशन फॉर वुमेन, एजुकेशन
फॉर गर्ल्स। देखो, जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हिंदुस्तान में, कुछ सिस्टम्स ऐसे थे, लड़कियों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती थी उस वक्त। लेकिन जब अंग्रेज़ों को ये भी पता चला, इनके बारे में पूरी नॉलेज हासिल हो गई, इन्होंने कहा नहीं यार, चलो इस एक्ट को भी पास करो। ये एक्ट भी पास हुआ। क्यों? अब हर कोई लड़की कॉलेज जा सकती है, अब हर कोई लड़की पढ़ सकती है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब जितना मैंने पढ़ा है, शायद मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट से याद रखना इस चीज़ को। रिवोल्ट कब हुआ, कॉजेज क्या थे, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, इस चीज़ को मेंशन करके रखना हमेशा। नोट्स बनाना आराम से, और फिर देखना इसमें कौन कौन सा अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। मेरे याद रखना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये JK SSB वालों ने अपनी नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन निकाली, उन्होंने इंस्पेक्टर की, वहाँ पे ये हमें पढ़ना है, तो इसलिए मैंने आज इसी को पढ़ा है। तो याद रखना, बात ये है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया रिवोल्ट 1857, ठीक है, 1857 रिवोल्ट, हाँ, रिवोल्ट 1857। इसमें सुप्रीड कैसा हुआ, किस चीज पे लड़ाई हुई, पहला वो कौन सा पर्सन है जिसने 1857 की बगावत उठाई, याद रखना, वो तो आपको मैंने बताया, मंगल पांडे है। और 9 मई 1857 में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 9 मई 1857 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस वक्त क्या हुआ, एट मेरठ में 85 सिपाहियों ने भी बगावत की। और ये भी याद रखना, क्या 29 मार्च 1857, इसमें क्या हुआ, इसमें मंगल पांडे ने इतनी अटैक की, 2 ब्रिटिश अफसरों को मार गिराया, जहां से बगावत उठी। तो फिर 9 मई, इस चीज को भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर 10 मई 1857, ये डेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिपाही ब्रोक, इन्होंने अब खुले मैदान में बगावत की, फायरिंग की खुले मैदान में, याद रखना। तो फिर क्या हुआ, फिर और एक डेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का ख्याल रखना, क्योंकि डेट जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होता है। फिर 10th मई भी हो सकता है, 10th मई भी आपको मैंने पढ़ाया, वहाँ उस वक्त क्या हुआ, कॉजेज भी मैंने आप लोगों को बताया, कॉजेज क्या है। तो याद रखना, इन डेटों को मेंशन करके रखना, नोट्स बना के रखना, और कमेंट बॉक्स में लिखना मुझे कि कितना अच्छा लगा मेरा लेक्चर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इंशाल्लाह। तो मैं तो अपने हिसाब से, सीक्वेंट हिसाब के, पहले तो आज ये हिस्ट्री जो है इसको पहले कवर करूंगा, बाद में अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि नहीं हमें कुछ और टॉपिक के बारे में लेक्चर दीजिए, तो मैं वो प्रिपेयर करके आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मुझे एक चीज़ की सख्त ज़रूरत है, वो है सब्सक्राइब। एक तो ये मुझे चाहे, और शेयर भी मुझे चाहे, और लाइक भी, क्योंकि जब सब्सक्राइब, शेयर और लाइक होता है, तब एक इंसान में हौसला पैदा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है। और जितना मैंने मेहनत की, मैं चाहता हूँ इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छे अच्छे पॉइंट जहाँ पे मुझे मिलेंगे, जिस मटेरियल से मुझे मिलेंगे, मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।